हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। आज हम देखेंगे जियोग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला की बात करें तो कोयला परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और परतदार चट्टान को अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो विसुवियस ज्वालामुखी की बात करें तो ये इटली में उपस्थित है। इसकी उपस्थिति अगर देखी जाए तो इटली में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो भूरा कोयला किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिनमें एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यूरोप में। क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी ठंडी जलधारा नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा की बात करें तो कितने डिग्री अक्षांश में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो नेक्स्ट जो ये विषुवत रेखा होती है ये हॉरिजेंटल, जब आप ग्लोब में देखेंगे तो ये हॉरिजेंटल लाइन में रहती है। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम समझते हैं तो ये हमारा जो है ग्लोब रहता है, और इसमें से ये जो बीच में जो ये अर्थ को बराबर भाग में डिवाइड करती है, इसी को विषुवत रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। फलों के उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को कहते हैं। जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जीरोफाइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जीरोफाइट। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा कि रेगिस्तान में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे मतलब 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से उनको जीरो पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे करके हम ट्रिक से याद रखेंगे, रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। जो दक्षिण अमेरिका का जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, पंपास। पंपास जो है दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान है, तो ये याद रखिएगा। और कहाँ पाया जाता है, ये अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका के किस देश में बात करें तो ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो महाद्वीपों का महाद्वीप की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास मैदान क्या कहलाते हैं। तो अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास मैदान होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, वेल्ड कहते हैं। और ये वेल्ड अगर हम दक्षिण अफ्रीका के किस देश, मतलब अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके किस देश में पाया जाता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, वेल्ड जो है शीतोष्ण घास के मैदान है, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। और अफ्रीका में किस देश में बात किया जाए तो क्योंकि अफ्रीका एक महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के अंदर भारत आता है, वैसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक दक्षिण अफ्रीका नाम का देश है, वहां पे वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नारमैंडी बीच कहाँ स्थित है। तो नारमैंडी बीच की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर
किस प्रकार की जलधारा है? तो लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो लैब्राडोर जो है यहाँ ऊपर से आती है यहाँ पे, तो ये होती है ठंडी जलधारा। आप मैप में देखेंगे तो ये जो है कनाडा के पास से ऊपर से बैफिन की खाड़ी से होते हुए ये ठंडी जलधारा होती है, लैब्राडोर की जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्रेटर झील भारत के किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ज्वारी वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो ज्वारी वन का सर्व प्रमुख वृक्ष की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुंदरी। सुंदरी जो है सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ सुंदरवन डेल्टा में भी पाए जाते हैं सुंदरी नामक वृक्ष। तो याद रखिएगा ये ज्वारी वन के सर्व प्रमुख वृक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समुद्र की गर्म धाराएं, जो समुद्र की जो गर्म धाराएं होती हैं वह ध्रुवों की ओर जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो समुद्र की गर्म धाराएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर जाती है, क्योंकि ध्रुवों में क्या होता है यहाँ पे ठंडा जो एरिया होता है, तो ये जो गर्म धाराएं होती हैं वो गर्म से ठंडे की ओर जाती है, तो इसलिए ये ध्रुवों की ओर जाती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो सूर्य की उष्मा जो है पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, रेडिएशन मतलब विकिरण जो विधि होती है, जिस विधि से जो है सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है उस विधि को विकिरण या रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज तथा काली नदियों के जो बीच हिमालय है उसे जो है हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कुमायूं हिमालय सतलज तथा काली नदियों के बीच में पाया जाता है। हिमालय का जो डिवीजन है नदियों के अकॉर्डिंग जो किया गया है, तो उसको पढ़ने के लिए आप हमारा पुराना लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सी नदियों के बीच में कौन कौन से हिमालय पाए जाते हैं, तो वहाँ डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है देखे जाता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो ये याद रखिएगा। सतलज तथा काली नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो कुमायूं हिमालय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी राख से बनी चट्टाने को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी की जो राख से बनी चट्टानें होती हैं उन्हें हम टफ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ज्वालामुखी की राख से बनी चट्टानों को टफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की जो एज होती है इसको निर्धारित करने के लिए कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम डेटिंग प्रोसेस को पद्धति को इस्तेमाल किया जाता है पृथ्वी की आयु को फाइंड करने में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट लीज स्टेडियम जो गोल्फ हेतु प्रसिद्ध है निम्न में से किस देश में स्थित है? तो जो ये सैंडी लॉज जो है स्टेडियम, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गोल्फ के लिए प्रसिद्ध है, और ये किस देश में है पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्कॉटलैंड में सैंडी लॉज स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? तो क्षोभ मंडल का जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विषुवत रेखा के सामने जो है क्षोभ मंडल का जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा है। क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर का जो विस्तार है वो विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा है। विषुवत रेखा की बात करें तो इसकी हाइट जो है ध्रुवों की अपेक्षा कम होती है, इसकी वजह से यहाँ से जो है अगर आप क्षोभ मंडल को ये हाइट को जो मापेंगे मेजर करेंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा हाइट मिलेगी, और यहाँ पे क्या होता है ध्रुवों पे जो क्षोभ मंडल की ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो इसकी अपेक्षा कम देखने को मिलती है जो विषुवत रेखा से, जिसकी वजह से मतलब हम कह सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर होती है वो विषुवत रेखा पे ज्यादा विस्तार मतलब ज्यादा बड़ी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो अर्थ में किस लेयर में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा अर्थ की डेंसिटी घनत्व पाया जाता है। तो ये सबसे नीची लेयर होती है और पृथ्वी का जितने भी आप अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ की जितनी भी आप गहराई में जाएंगे, नीचे जाएंगे, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जो है ये सबसे नीचे लेयर है। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में जो क्षोभ मंडल है उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाएगी। और सीक्वेंस की बात करें तो सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल और सबसे ऊपर की बात करें, सबसे ऊपर आता है एक्सोस्फेयर यानी बाह्यमंडल सबसे ऊपर आता है। तो ये लेयर इतनी आप 5 लेयर आप याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन देखे जाते हैं इसमें। और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और ये सबसे नीचे वाली लेयर है, तो ये याद रखिएगा। और ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वायुयान हवाई जहाज चलाना इजी हो जाता है। तो जो हवाई जहाज होते हैं वो समताप मंडल में ही चलते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे 2 फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इनका सीक्वेंस देख लीजिए। सबसे ज्यादा नीचे सबसे जो निचली लेयर है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद होता है मेसोस्फेयर, उसके बाद आयनोस्फेयर और उसके बाद एक्सोस्फेयर यानी बाह्यमंडल। तो ये था पृथ्वी के वायुमंडल की जो परतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CDRI। और CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ये है ग्रीनलैंड। तो ऑप्शन नंबर पी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ग्रीनलैंड में अभी किस कंट्री का कब्जा है? तो किस देश का कब्जा है इस पे? तो वो है डेनमार्क। और डेनमार्क कौन सा मतलब कि कौन से महाद्वीप की कंट्री है? तो वो यूरोपीय महाद्वीप की कंट्री है। तो यूरोपीय महाद्वीप डेनमार्क के अंतर्गत, मतलब डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड में और ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये आइलैंड है। तो ये आप इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। और हम बात करें जो नदी द्वीप है, जो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक समुद्री द्वीप है जो ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो वो कौन सा है, माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है। तो ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है और सबसे बड़ा जो द्वीप है, आइलैंड है, समुद्री द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ को हम क्या कहते हैं? तो जो रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ है उसको बोला जाता है पछाड़ मेघ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये हो जाएगा राइट आंसर। जो पछाड़ मेघ होता है वो रेशेदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें किस प्रकार की वर्षा देखी जाती है? तो वहां पे चक्रवाती वर्षा होती है जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? जो टाइफून है वो चक्रवात कहाँ पे देखा जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी यानी चीन सागर में देखा जाता है। जो चक्रवात आते हैं उनका हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चीन सागर में टाइफून के नाम से, और अमेरिका में उसे हरिकेन के नाम से, और इंडिया में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो वही बात पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे टाइफून के बारे में पूछा जा रहा है। तो टाइफून कहाँ पे आता है? तो चीन सागर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है? तो ऐसा कौन सा मेघ है जो सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर क्या करता है, प्रभा मंडल का निर्माण करता है? मतलब जैसे ये सूर्य है और उसके ये ऐसे ऐसे ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूमे रहते हैं। तो वही बोल रहे हैं जो कि ऐसे कौन से मेघ होते हैं।
क्योंकि जो बादल होते हैं उनको भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये जो मेघ होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पछाड़ स्तरीय मेघ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये सबसे ऊपर सबसे ज्यादा हाइट में जो मेघ पाए जाते हैं वो पछाड़ स्तरीय ही मेघ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है? तो किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में लगभग जो है 12 घंटे 26 मिनट का गैप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 है, पीर पंजाल रेंज इनमें से किसका हिस्सा था? तो जो पीर पंजाल रेंज है तो वो कौन से हिमालय का हिस्सा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये जो पीर पंजाल रेंज है ये लघु हिमालय का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं हिमाद्री। तो हिमाद्री जो है ये इसकी हाइट सबसे ज्यादा है और इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। और शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो हिमालय का सबसे जो निचला हिस्सा है उसे जो है शिवालिक हिमालय कहा जाता है। और बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, तो एक इसका हिस्सा आता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे पिछला पार्ट है, मतलब जो सही से विजिबल नहीं होता है, इंडिया से सही से विजिबल नहीं होता है। और इसका ज्यादा पार्ट जो है इंडिया में है भी नहीं, क्योंकि जो है और इसकी जो हाइट है ट्रांस हिमालय की वो जो है महान हिमालय से कम है। और ये सबसे इसको जो है पार हिमालय भी बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय याद रखिएगा। ये इसका पार जो है ये तिब्बत और इधर चाइना की तरफ ज्यादा है। और ये महान हिमालय ये सबसे ज्यादा हिमालय की ऊंची चोटी जो है, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट भी इसी हिमालय में है, जो महान हिमालय यानी हिमाद्री भी इसको बोला जाता है। और उसके बाद आता है लघु हिमालय और उसके बाद आता है शिवालिक। तो शिवालिक जो है सबसे निचला पार्ट है हिमालय का। तो ये इनके सीक्वेंस है, तो इन्हें यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे याद रखिएगा नहीं पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? रिन्यूएबल एनर्जी यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है नहीं है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा ये सारे जो है गैर परंपरागत ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा ये सारी चीजें गैर परंपरागत ऊर्जा के ही स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील यानी लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो ये जो सुपीरियर झील है वो संसार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो यहाँ से आप ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वर्ल्ड लेवल पे वो कौन सी है? सुपीरियर है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील की स्थिति है। और सुपीरियर झील के साथ साथ टोटल 5 झील है जो कनाडा और जो है यूएसए के बॉर्डर पे पड़ती हैं। तो वो झीलें हैं। तो सबसे पहले हो जाती है ओंटेरियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। ये टोटल 5 लेक हैं जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे पड़ती है, जिसमें से जो मिशिगन झील है वो पूरी तरीके से यूएसए में पड़ती है। और बाकी जो 4 झीलें हैं वो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पे पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं। तो ये जो है जो किन ग्रहों के बीच में आते हैं, मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं वो 2 ग्रहों के बीच में आती हैं, तो वो कौन से ग्रह हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। यहाँ पे इधर क्या है? ये मंगल है और इधर बृहस्पति है। और इन्हीं के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पड़ते हैं। ये छोटे छोटे यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पड़ते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में आते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो इनमें से जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन। और तीसरा है धूल में वृद्धि। और फोर्थ है पादप आवरण में परिवर्तन। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे सटीक है
क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, मुख्य कारण पूछा गया है। तो इन चारों में जो सबसे सटीक है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, इसमें वृद्धि के कारण भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है। तो इनमें से 3 नदी जो है वो अरब सागर में तो मिलती है, लेकिन कोई एक नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलकर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम इसमें ऑप्शंस में देखते हैं तो क्या-क्या है, पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो इनमें से बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। कावेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम इंडिया के मैप को थोड़ा-सा देखते हैं, तो ये इंडिया के मैप में देखें तो ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। और अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है कौन-कौन सी है, वो पेरियार है, नर्मदा है और ताप्ती है। और जो कावेरी नदी है वो कहाँ गिरती है, वो यहाँ पे गिर जाती है। ये लोकेशन क्या है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये याद रखिएगा। जो इधर ये वेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, अरब सागर, और जो ये ईस्ट पार्ट है ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी, कावेरी, गोदावरी, ये सब कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और जो ये अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। और अरब सागर की मेन नदी कौन 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 सी गिरने वाली है, नर्मदा, ताप्ती और माही। इन 3 नदियों को याद रखेंगे आप तो आराम से ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो जो तारों का रंग होता है, आप आसमान में देखते होंगे कुछ तारे होते होंगे वो बहुत ज्यादा डार्क दिखते हैं और कुछ बहुत हल्का चमकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये उनपे उनकी किस पे निर्भर करते हैं, तापमान में, टेम्परेचर। जिन तारों का टेम्परेचर ज्यादा होता है वो ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, और जिन तारों का टेम्परेचर कम होता है वो कम चमकते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो अभी हमने इसको देखा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है कि वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। तो आई होप आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्षोभ मंडल पे, ट्रोपोस्फियर में जो है वायुमंडल का, मतलब पृथ्वी के जो वायुमंडल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जितना पृथ्वी के नीचे पृथ्वी की ओर जाएंगे और उतना ही घनत्व बढ़ता जाएगा, और क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर सबसे निचली लेयर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीनतम पर्वत है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पर्वत है जो प्राचीनतम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आरावली जो पर्वत है वो जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाकी हिमालय की बात करें तो ये सबसे नवीनतम पर्वत है। तो ये याद रखिएगा, जो हिमालय है तो हिमालय सबसे नया पर्वत है और आरावली सबसे पुराना पर्वत है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, पुराना और नया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहां पे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। तो फिर से देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, गोदावरी। और नासिक का महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये किसके किनारे पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। और गोदावरी नदी भी कहाँ जाके गिरती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती हमने देखा था कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूरे भारत में मानसून का आगमन किस महीने तक हो जाता है। तो पूरे भारत में जो मानसून का आगमन है वो पूछा है किस महीने तक हो जाता है। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि जो भारत का जो मानसून होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, मतलब इधर से इंटर करता है। ये हमारा ये एरिया ये क्या हो गया, ये साउथ हो गया, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। ये हमें इसका सबसे पहले लोकेशन पता हो, मतलब कि साइड दिशाएं पता होनी चाहिए। ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो
वही बोल रहा, मतलब ये जो हमने मानसून देखा किधर से आ रहा है, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो गया साउथ और वेस्ट। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे भारत में इंटर करता है। और केरल सबसे पहले कहाँ पड़ता है? केरल इधर, यहाँ पे आप अपने इंडिया के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे केरल पड़ता है। तो ये केरल में सबसे पहले इंटर करता है, और ये यहाँ से इंटर करते करते उसको थोड़ा समय लगता है, जो कि यहाँ पे 15 जून के आसपास यहाँ पे केरला में इंटर करता है, और धीरे धीरे जाके पूरे भारत में फैल जाता है। तो ये कब तक फैल जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जुलाई तक ये पूरे भारत में फैल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेसेटा का पठार कहाँ उपस्थित है? तो जो मेसेटा का पठार है ये कहाँ पे उपस्थित है? तो स्पेन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि कई बार पूछा जा चुका है वर्ल्ड जियोग्राफी में कि मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खमसीन कहाँ की गर्म वायु का स्थानीय नाम है? जो खमसीन है वो कहाँ की गर्म वायु का स्थानीय नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस्र। मिस्र में जो गर्म वायु को क्या बोलते हैं? खमसीन बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ लू बोला जाता है, वैसे वहां पे खमसीन बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो जो मानसून के प्रारंभ में जो फसल बोई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे याद रखिएगा, खरीफ की फसल मानसून के प्रारंभ में बोई जाती है। और खरीफ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फसल है वो कौन कौन सी है? जैसे धान हो गया, कपास हो गया, तो ये सब जो है खरीफ की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फसल है, तो आप याद रखिएगा। और रबी की फसल की बात करें तो ये सर्दियों में अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती है रबी की फसल, और इसमें गेहूं, जौ ये प्रमुख फसलें हैं रबी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक में देश के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार जो है पिछले दशक में देश के लिए राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो किस राज्य की जो जनसंख्या दर न्यूनतम रही है, जो जनसंख्या वृद्धि दर जो न्यूनतम रही है वो रही है नागालैंड की। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र राज्य है जिसकी जो है जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो जो कृष्ण क्रांति है ये किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ये जितने भी क्रांति हैं ये याद रखिएगा, जितने भी वो हरित क्रांति हो गई और ये कृष्ण क्रांति हो गई, सुनहरी क्रांति हो गई, इनसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो कुछ मतलब 10-15 ही क्रांति है, तो आप उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो कौन सी जो चट्टान है जिनको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो आग्नेय चट्टान होती है इन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। उसके बाद इनका क्षरण होता है, उसके बाद अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो बनते हैं वो कौन होते हैं? आग्नेय चट्टान होती है। तो इसलिए प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में कौन आएगा? आग्नेय चट्टान आ जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो जो एंडीज पर्वत है वो किसका उदाहरण है? तो एंडीज पर्वत की बात करें तो ये वलित पर्वत है। ये एक ब्लॉक माउंटेन जैसा है। जब क्या होता है कि एक ये जमीन रहती है, दोनों बराबर रहती है, और एक जमीन क्या होती है ढस जाती है नीचे की ओर, और ये वाली फिर क्या होती है अपने आप से वो इसकी कंपेयर में ऊंची हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? एक वलित पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। तो एंडीज पर्वत इसी का उदाहरण है। और एंडीज पर्वत की बात करें तो ये कौन से मतलब महाद्वीप में आता है? तो एंडीज पर्वत आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा की बात करें तो इसकी जो है जो स्थिति है, लोकेशन है, वो मैप में क्या है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पे है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश पे इसकी लोकेशन है। अब हम इसको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में समझने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा वर्ल्ड मैप, और ये यहाँ पे हो जाएगी हमारी भूमध्य रेखा, और यहाँ पे है मकर रेखा, और यहाँ पे हमारी कर्क रेखा।
रेखा है। तो ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री पे यहाँ पे भूमध्य रेखा हो जाती है और ऊपर क्या है कर्क रेखा, ये 23 हाफ में है। ऊपर का क्या है नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है नीचे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है क्या पे ये नॉर्थ की ओर है और दोनों जो है मकर रेखा हो चाहे ये सॉरी कर्क रेखा हो चाहे ये मकर रेखा हो, दोनों क्या है 23 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश पे दोनों रेखाएं हैं। और ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है और जो ये मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री साउथ पे है। तो ये याद रखिएगा। और जो कर्क रेखा है ये भारत से गुजरती है और टोटल 8 राज्यों से भारत के गुजरती है और ट्रिक क्या है मित्र पर गमछा झाड़। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।